एपिलेप्सी, एपिलेप्सी को मैं समराइज कर देती हूँ, रिकरेंट सीजर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फीवर, उसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। 3 तरह की होती है, जनरलाइज्ड, पार्शियल और एपिलेप्टिक सिंड्रोम। जनरलाइज्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2 तरह के होते हैं, टॉनिक क्लॉनिक और एब्सेंट सीजर्स। टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी को हम ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी भी कहते हैं और एब्सेंट सीजर्स को हम पेटेट मॉल एपिलेप्सी भी कहते हैं। ठीक है, अब जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स है, इसमें बच्चे के साथ किस तरह से सीजर्स का अटैक होता है, उसको सबसे पहले उसको वार्निंग साइन मिलती है और उसके बाद बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अकड़ जाती है, उसके प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं और यूरिन पास होता है और या फिर फीसिस भी पास हो सकते हैं। ठीक है, और पहले बॉडी अकड़ के ज़मीन पे गिरती है और उसके बाद उसके अंदर रिदमिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये बहुत ब्रीफ सा ड्यूरेशन का ये सीज़र का अटैक होता है और उसके बाद पेशेंट कन्फ्यूज़ होता है, उसको कुछ भी इस दौरान याद नहीं होता कि मेरे साथ हुआ क्या है। ईईजी के ऊपर जब इसको देखते हैं तो इनके अंदर हाई वोल्टेज स्पाइक एंड वेव पैटर्न मिलता है और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस वैल्प्रोइक एसिड है। इसके बाद एब्सेंट सीजर्स, इसको पेटेट मॉल एपिलेप्सी भी कहते हैं। इसमें भी पेशेंट को पहले वार्निंग साइन मिलता है और फिर सीजर्स का अटैक होता है। इस दौरान पेशेंट बिल्कुल वेकेंट स्टेयर करता है, मतलब कि बिल्कुल खाली नज़रों से सामने की तरफ देखता ही रहता है, लेकिन होश में होता है, गिरता नहीं है, लेकिन अपनी सराउंडिंग से अनअवेयर हो जाता है। ठीक है, गिरता नहीं है और उसके बाद सीज़र के अटैक के बाद बहुत कंफ्यूज होता है, उसको कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। ईईजी के ऊपर इसके अंदर भी स्पाइक एंड वेव पैटर्न मिलता है, लेकिन 1 सेकंड में 3 पैटर्न्स मिलते हैं और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ इथोसॉक्सामाइड, और अगर पेशेंट ड्रग को रिस्पॉन्ड ना करे फिर कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को। देन पार्शल सीजर्स में ब्रेन का एक हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है, उस हेमिस्फीयर का भी कोई हाफ पोर्शन इन्वॉल्व होता है। इनके अंदर पेशेंट को वार्निंग साइन मिल सकता है या नहीं भी मिलता, लेकिन सीज़र का अटैक होता है। सिंपल पार्शल में पेशेंट होश में होता है, लेकिन अचानक से कोई टॉनिक क्लॉनिक मूवमेंट बॉडी के किसी पार्ट में भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत ब्रीफ टाइम के लिए 10 to 20 सेकेंड्स के लिए होती है और इस दौरान जब ईईजी के ऊपर देखें तो हमें यूनिलैटरल स्पाइक एंड वेव पैटर्न मिलता है। जबकि कॉम्प्लेक्स पार्शल ये थोड़ा एब्सेंट सीजर्स के साथ मिलता जुलता ही है। इसमें भी पेशेंट अपने सराउंडिंग से अनअवेयर हो जाता है और कोई भी बिहेवियर ऑटोमेटिज्म करता रहता है, लाइक अपने लिप्स स्मैकिंग करेगा, चबाता रहेगा या स्वेलो करता रहेगा, और उसके बाद इसमें कोई पोस्ट इक्टल स्टेज नहीं होती और ये 1 to 2 मिनट्स के लिए होता है। जबकि एब्सेंट सीजर बहुत ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए होता है, उसमें पोस्ट इक्टल स्टेज भी होती है, जबकि इसमें कोई भी पोस्ट इक्टल स्टेज नहीं होती। ईईजी के ऊपर इसमें हमें शार्प वेव्स मिलती हैं, शार्प वेव एंड स्पाइक पैटर्न, और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ कार्बामेज़ापिन। देन एपिलेप्टिक सिंड्रोम, ये क्लस्टर ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। इनमें सबसे पहला डिसऑर्डर इन्फेंटाइल स्पैज्म होता है, जिसको हम वेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। बहुत छोटे बच्चों के अंदर अचानक हेड या नी या आर्म्स फ्लेक्स हो जाती हैं, मीन अचानक से मूव हो जाती हैं, उसको कहते हैं स्लैम सीजर। ठीक है, अब ये किसी भी पेरीनेटल इंसल्ट की वजह से होते हैं और ईईजी के ऊपर हमें हाइपोसएरिथमिया पैटर्न, मतलब हाई एम्पलीट्यूड स्लो वेव्स मिलती हैं और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस ACTH। लिनॉक्स गैस्ट्रॉट सिंड्रोम, ये थोड़े बड़े बच्चों के अंदर होता है, 2 से 7 साल के बच्चों के अंदर, और इनके अंदर जो सीजर्स हैं उनको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत ब्रीफ टाइम के लिए ये सीजर्स होते हैं और इसमें पेशेंट बार बार गिरता है, फिर उठ जाता है, फिर गिरता है, फिर उठ जाता है, लेकिन वो होश में होता है, इसमें अनकॉन्शियस नहीं होता, उसके सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन होती है। और ईईजी के ऊपर स्लो स्पाइक एंड वेव पैटर्न मिलता है और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्लोबेज़िम या वेल्प्रोएट है। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर एपिलेप्टिक सिंड्रोम में जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी, इसको जैन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ये थोड़े बड़े बच्चों में होता है, 12 से 16 साल के बच्चों में। इसमें भी मायोक्लॉनिक जर्क्स होते हैं, जब पेशेंट उठता है ना उस वक्त उसके मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम नॉर्मल होता है, जबकि इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। दोनों में हम वेल्प्रोएट ड्रग देते हैं। इसमें पेशेंट जब भी उसके सीजर्स का अटैक होता है बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन होता होश में है। इसमें गिरता भी नहीं है और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस, बहुत सिवियर एपिलेप्सी, अगर ड्यूरेशन उसका 30 मिनट से ज़्यादा अटैक हो रहा है
30 मिनट से अटैक को ज़्यादा टाइम हो जाए, इस दौरान पेशेंट अनकॉन्शियस हो, उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें ब्रेन डैमेज हो सकता है। सबसे पहले क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके ABCs को मेंटेन करेंगे और उसके टेम्परेचर को कम करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इसको बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेट करता है इस कंडीशन को। उसके बाद हम ये ड्रग्स देंगे 1 बाय 1। अगर पेशेंट इससे इम्प्रूव नहीं हो रहा तो फिर ये और फिर इससे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा तो उसके बाद ये देंगे। सबसे पहले डाइज़ीपैम देंगे, देन फेनिटॉइन देंगे, देन फिनोबार्बिटॉन देंगे। अगर पेशेंट 10 मिनट्स के बाद फिर भी रिकवर नहीं करता, नॉन रिस्पॉन्सिव है, फिर ये सारे कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। एनेस्थीसिया दे सकते हैं, हेलोथेन, पर एल्डिहाइड मिनरल ऑयल, वेल्प्रोइक एसिड विद वाटर या लाइडोकेन दे सकते हैं। देन फिब्राइल कन्वुलियंस मीन्स के फीवर की वजह से जो सीजर्स होते हैं उसको कहते हैं फिब्राइल कन्वुलियंस। ठीक है, एटिपिकल और टिपिकल दो तरह के होते हैं। टिपिकल जो है वो उसका ड्यूरेशन भी कम होता है, रीअक्रेंस भी नहीं होती और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती और यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद होते हैं। जबकि जो हमारे पास एटिपिकल हैं वो दोबारा बार बार होते हैं, उनकी रीअक्रेंस रेट ज़्यादा होता है। 1 साल में 50% चांसेस होते हैं कि दोबारा होगा और 2.5 साल में 90% चांसेस होते हैं कि वो दोबारा होगा। और उसके अटैक के लिए हम एंटीपायरेटिक और एंटी सीजर ड्रग देंगे और प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम सोडियम वेल्प्रुएट देंगे।